हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 का। ठीक है, और ये है हमारा पार्ट 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 हमारा क्लियर हो गया है। तो अब हमने पहले बता देते कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। पर्यावरण के मामले में भारत का क्या पक्ष है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ नोट कर कीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी क्या इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको अगर ना समझ में आए तो मुझे एक बार कमेंट कर देना। आई होप अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ना समझने की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, देखिए देखिए भारत में 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हम पहले ही पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। ठीक है, 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। ठीक है, भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई। ठीक है, किससे छूट दी गई? क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं। ठीक है, क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं है। ठीक है, औद्योगिकरण के दौर में मौजूद वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। क्योटो प्रोटोकॉल आलोचनाको ने ध्यान दिया है कि अन्य विकासशील देशों में सहमति सहित भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएंगे। ठीक है, देखिए इसमें ये बताया गया कि अगली कतार में ये नजर आएंगे। यानी देखिए अभी क्या हुआ है कि इसने ये जो ग्रीन हाउस गैस है, इसका मतलब ये है कि जो विकासशील देश है उसने अपना देश विकास कर सका है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो विकसित देश हो चुका है वो क्या होगा कि उसने अपना देश क्या कर रखा है, विकसित कर रखा है। ठीक है, और जो विकासशील है वो विकास कर रहा है। ठीक है, तो विकसित देशों ने ज़्यादा इस पर प्रभाव डाला होगा। उनकी औद्योगिक जो प्रयोग होती है वो ज़्यादा किसने किया होगा? जो विकासशील देश है वो। विकसित देश अभी क्या कर रहा है, अभी शुरुआत कर रहा है उसी चीज़ की। ठीक है, तो उन्होंने ज़्यादा योगदान नहीं दिया, यानी ज़्यादा हानि, यानी इस गैस को बढ़ावा देने में भारत और चीन का उतना हाथ नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद इस कतार में भी भारत और चीन नजर आएंगे। इतना समझ में आ गया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 2005 में जून के ग्रुप 8 के देशों में बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिया कि विकसित देशों के ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नामात्र है। ठीक है, यानी विकसित जो विकास कर रहे हैं उन देशों ने इतना उस पर प्रभाव नहीं डाला। ठीक है, आगे देखिए। साझी संतुलन अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है। ठीक है, यही बात हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। यही बात मैंने आपको बार बार समझाया है और यही बात आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए। क्योंकि इन देशों ने लंबी अवधि पर तक बहुत ही ज़्यादा उत्सर्जन किया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पूरे पार्ट में यही जाना है कि जो विकसित देश है, जो विकास कर चुके हैं उनका ज़्यादा जिम्मेदारी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार, ठीक है, यानी UNFCCC, हमने इसकी फुल फॉर्म हमने पार्ट 3 में जान चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ज़्यादातर ऐतिहासिक
उत्तरदायित्व के तर्क रखा है। ठीक है, इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज़्यादातर विकसित देशों की है। ठीक है, ये सब हमने सब जान लिया है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रही हूँ क्योंकि ये बार बार हमने ये बात ही रिपीट की है। ठीक है, इनमें जोर देकर कहा गया कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास की है। ठीक है, हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इन नियमाचार के अंतर्गत चली की तेजी से औद्योगिक होते नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करे। ठीक है, भारत के इस बात के खिलाफ है कि उनका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावनाओं को विरुद्ध है। ठीक है, भारत पर इस तरह के बाध्य आयद करना अनुचित भी है। ठीक है, भारत में 1930 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ाने के बावजूद विकसित औसत के आधार पर भी कमी होगा। ठीक है, 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 9 टन था। ठीक है, और उनका अनुपात की 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 1.6 टन। आगे देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन ध्यान से देखिएगा। हम आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए किस तरह से आंदोलन किए गए हैं, एक या अनेक, वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, देखते हैं। पर्यावरण को हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशबंदी की है, हम उसके बारे में जान चुके हैं। ठीक है, देखिए आप मैं आप जानते ही होंगे क्योंकि चैप्टर शायद 11th क्लास में पढ़ा था। चिपको आंदोलन और नर्मदा आंदोलन। ठीक है, ये सब क्या थी, ये सब किस पे थी? और भी बहुत से पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन चले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनज़र कुछ महत्वपूर्ण कमियां सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की। ठीक है, इन कार्यकर्ताओं ने कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन से ज़्यादा जीवित विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलन शुमार किए जाते हैं। ठीक है, सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्यवाही के नए रूप में जन्म लेते हैं। उन्हें खोजा जाता है। इन आंदोलन में से नए विचार निकलते हैं। ठीक है, जो भी आंदोलन किया जाता है उससे क्या होता है, एक नया विचार निकल के आता है, ताकि जैसे कि वनों को, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। ठीक है, देखिए इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि कि वे वैश्विक और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ उदाहरण पे चर्चा। देखिए कब आंदोलन क्यों होता है आंदोलन इसलिए होता है कि इंसान को आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उससे कोई परेशानी उनको उठाना ना। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दक्षिण देशों के मसलन मैक्सिको, चीन, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत के वन आंदोलन पर बहुत दबाव है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि वनों को लेकर बहुत सारे आंदोलन चलते रहते हैं। तो ये देशों का नाम है, जितने भी देशों का नाम दिया गया है उन सब देशों में ज़्यादा दबाव दिया गया है वन को लेकर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 3 दशकों से पर्यावरण
पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। ठीक है, इनके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण पढ़ रहे हैं। पर्यावरण कैसे बनता है? वनों से बनता है। पर्यावरण स्वस्थ जब रहेगा जब वन रहेंगे। अब वन को लेकर कितने आंदोलन चले हैं वो हम इसमें जान रहे हैं, और उसके बाद ये भी जान रहे हैं कि कितने आंदोलन चले फिर भी क्या है, वनों की कटाई में कोई गिरावट नहीं आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा है। ठीक है, आपको पता है वन का कितना विनाश हुआ है। आप एजुकेटेड पर्सन है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, देखिए, खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों में अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। ठीक है, खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद खदानों को बाहर निकालते हैं, रासायनिक और भरपूर उपयोग करते हैं। देखिए, अब क्या होता है कि इंसान को अपनी ज़रूरतें जब बात आती है तो वो क्या करेगा? उस वस्तुओं को ज़मीन में से निकालेगा, वनों की कटाई करेगा, अब उसका यूज़ करेगा। लेकिन उससे जो प्रदूषण हो रहा है वो ये इंसान नहीं सोचता कि ताकि जाके हमें आगे चल के कितनी परेशानी होंगी, वो ये नहीं सोचता। जैसे पानी भी इंसान बेमिसाल गिराता है। कितनी बार मतलब कि एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि पानी को बर्बाद, लेकिन फिर भी इंसान नहीं समझता। लेकिन वो आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, हमारी पीढ़ी, उनको दिक्कत होगी, और हमें अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन उनको जो परेशानी उठानी पड़ेगी उन पे क्या बीतेगा वो जानेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात अगर आज से सोची चले तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूमि और जल मार्गों के को प्रदूषित करता है। मैंने पहले आपको बता दिया सब बात। और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। ठीक है, इसके कारण समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। देखो, पहले बता दिए थे मैंने क्या होता है कि अब देखिए, जैसे बांध बनाते हैं, और उसके बाद जैसे कि और भी जैसे वनों की कटाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, इंसान को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना ही विस्थापन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद उनको अपना घर बार सब छोड़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। जिनके ऊपर भी ये बीता है वही जानते हैं। आ गया। आगे देखिए, कई बातों के साथ इन कारणों के विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योगों की आलोचना और विरोध हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब खनिज का पता चलता है, उद्योगों को पता चलता है, वो क्या करते हैं, वहाँ से लोगों को खाली करवाते हैं। उनका घर बार जो होता है उनको तोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब उनका कुछ भी उनको वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार जो होती है वो मुआवजा देने में असमर्थ रहती है। तो इससे क्या होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है। इसलिए वो क्या करते हैं, आंदोलन वगैरह करते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संसाधन की भू राजनीति। ठीक है, अब संसाधन भू राजनीति क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, संसाधन की भू राजनीति इन सवालों को सूझती है यूरोपीय ताकत के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे। ठीक है, संसाधनों को लेकर राज्य के बीच तनातनी हुई है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया के ज़्यादातर व्यापारी संबंध युद्ध तथा ताकत के संबंध में सोचा है। ठीक है, इन सोच में मुल्क में था विदेश के संसाधन की मौजूदगी तथा समुद्री नौयान की दक्षता। देखिए, आपने कुवैत पे हमला सुना नहीं होगा। चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ा दिया था अच्छी तरह से कि अमेरिका ने क्या किया था। अमेरिका में कुवैत पे हमला किया था कि वो क्या कर रहा है कि वो कुछ हथियार बना रहा है। ठीक है, तो उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो नरसंहार का हथियार बना रहा है, जिसको रोकने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, उस पे आंदोलन कर, मतलब यानी उस पर युद्ध कर रहा है, उससे युद्ध कर रहा है। ठीक है,
तो उसको अपने कब्जे में ले रहा है। लेकिन हकीकत ये था कि उसके जो संसाधन थे उन पर वो क्या करता था, क्या करना चाहता था, उन पर कब्जा करना चाहता था। ये बात आपको पता है, ठीक है, बात सबको मालूम है। तो उसी तरह इसमें ये बताया गया है कि इसी तरह होता है कि कभी कभी देश विदेश भी युद्ध कर लेते हैं। किस वजह से? सिर्फ संसाधनों का यूज़ करने के लिए। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको बहुत क्लियर, अच्छे तरह क्लियर हुआ होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए समुद्री नौवाहन स्वयं समार्थी लकड़ियों पर आधारित था, इसलिए जहाज की सैतीरों के लिए इमारती लकड़ियों को आपूर्ति 17वीं सदी के बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का प्राथमिकता में रही है। ठीक है, पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधन खानकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह से उजागर हो रहा है। ठीक है, देखिए हमने जो आपने, अगर आप पहले वीडियो नहीं देखा है चैप्टर नंबर 3 का, तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह एक देश दूसरे देश पे हमला करता है ताकि उसके जो संसाधन है उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, ऐसे एक बार नहीं हुआ, यानी अमेरिका ने सिर्फ नहीं किया, ऐसे कई बार केसेस देखे गए हैं और कई देशों को ऐसा देखा गया है कि उसकी दूसरे देशों की संसाधन प्राप्त करने के लिए उससे यूज़ करते हैं। इतना समझ में आ गया, ताकि वो हमारे कब्जे में आ जाए और उसका संसाधन भी हमारे कब्जे में आ जाए। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, पूर्वी शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों को सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। ठीक है, कई अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाकों को तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों का उत्पादक देश में मनपसंद सरकारों की बहाली तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौते का समर्थन देना शामिल है। ठीक है, आगे देखिए, पश्चिमी देशों के राजनीति चिंतन को केंद्रीय सरोकार यह था कि संसाधनों तक पहुँच अबाध रूप से बनी रहे, क्योंकि सोवियत संघ इसके खतरे में डल सकता था। इतना समझ में आ गया। आगे चलिए, आगे देखिए, हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मूलवासी और उनके अधिकार। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, इतना समझ में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी देश में 5 वर्षों तक रह जाता है, यानी 5 सालों तक रह जाता है, तो उसको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नागरिकता प्राप्त हो जाती है, जिसे हम, याद रखिएगा मैं क्या बोल रही, जिसे हम मूलवासी कहते हैं। देखिए, मूलवासी वो होते हैं जो लंबे समय से एक ही जगह पर रहते आ रहे हैं। ठीक है, उनको कहते हैं मूलवासी। ठीक है, अगर हम किसी देश में जाएं, ठीक है, अगर हम किसी देश में जाते हैं और उस देश में हम 5 साल गुजार कर लेते हैं, यानी 5 साल तक हम रह लेते हैं, तो उस देश की नागरिकता हमें अपने आप मिल जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद मूलवासी वो होते हैं जो लंबे समय से एक ही स्थान पर रहते आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं मूलवासी। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं दिल्ली में बचपन से रह रही हूँ। ठीक है, यानी मुझे कम से कम 20 साल हो चुका होगा, उससे ज़्यादा भी हो चुका होगा। तो मैं दिल्ली की क्या हूँ, दिल्ली की मूलवासी हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये होता है कि यानी हम किसी जगह पर लंबे समय से रहते आ रहे, तो वहाँ के हम मूलवासी हो गए। इतना क्लियर हो गया आपको। और मूलवासी और नागरिकता में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। मूलवासी का सवाल पर्यावरण, संसाधनों और नागरिकता को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ 1982 में इनका एक शुरुआती परिभाषा दी है। ठीक है, इनमें एक ऐसे लोगों का वंशज बताया गया
जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। देखिए मैंने जो बताया वही बता रहे थे, ठीक है। तो इसको सही बता दे तो कि इसको संसाधन से कैसे जोड़ा सकता है। कई बार ऐसा मैंने आपको पहले बता दी थी कि इंसान विस्थापित होते हैं। विस्थापित होने से क्या होता है, एक जगह से वो दूसरी जगह चले गए, अब वहाँ पर वो रह रहे हैं, अब वहाँ पर उनको क्या होगा, वो वहाँ के मूलवासी हो गए। लेकिन कई बार उनको क्या होता है कि उनको नागरिकता प्राप्त नहीं होती। इतना समझ में आ गया आपको। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आ गए, ठीक है, आए और इन लोगों को के अधीन बना लिया, ठीक है, इनको अधीन बना लिया गया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश में संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, संस्कृति, रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्के पर जीवन व्याप्त करना पसंद करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारतवासी उनकी संख्या कितनी, ये सब पूछी जा सकती है, इसलिए उसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, आज सहित विश्व के विभिन्न देश के हिस्सों फिसलिंग कॉर्डेट क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं, ठीक है। चिले में मापुरे नामक मूलवासी की संख्या 10 लाख है, ठीक है। कितनी बताई गई, ये 20 लाख बताई गई और ये 10 लाख, ठीक है। देखिए आगे देखिए, बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं। उत्तर अमेरिका मूलवासी की संख्या 3,50,000 है, ठीक है। आगे है, नमाना नहर के पूरब में कूना नामक मूलवासी 50,000 की दादर में है और उत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है, ठीक है। दूसरी सामाजिक आंदोलन की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या बताया कि जो मूलवासी होते हैं, मूलवासी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए, वहाँ पर कई वर्षों से रह ले, लेकिन उनको नागरिकता प्राप्त नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उनको अपने अधीन बना लिया जाता है, यानी उनसे काम कराया जाता है ज़्यादा पैसों का, ठीक है। लेकिन उन्हें पैसे क्या किया जाता है, कम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उनके साथ और कई तरह के भेदभाव होते हैं। जो शरणार्थी होते हैं या जो मतलब कि वहाँ के लोग रहते हैं, शरणार्थी हो गए, विस्थापित लोग हो गए, ठीक है। तो मूलवासी याद रखिएगा आपकी, जो कई साल से एक ही जगह पर यानी बहुत लंबे समय से एक ही स्थान पर रहते आ रहे हैं, उनको मूलवासी कहा जाता है। इसको भूलिएगा मत। हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 होगा और लास्ट होगा इस बुक का, फर्स्ट बुक का। इसके बाद हम सेकंड बुक पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये कुछ लंबा वीडियो हो गया, अगर मैंने आपको जल्दी पढ़ाया